हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। बच्चों मैकेनिक्स में हम कौन से फोर्स यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स में हम कितने फोर्स यहां पे स्टडी करने वाले हैं आज हम उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला फोर्स हमारे लिए पिक्चर में आएगा, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं पहले फोर्स की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, बच्चों मान लो कि मेरे पास ये एक मास m है। ठीक है, मैं अगर यहां से इसको छोड़ दूं तो क्या होगा? नीचे जाएगा। क्यों नीचे गया? क्योंकि इसके पास मास है, और जब भी मास होता है तो अर्थ क्या करती है? ऐसे मास वाले ऑब्जेक्ट को खींच लेती है, मतलब कि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। एक मास को खींचता है ना, यही होता है ना। ठीक है, तो यहां पे होता क्या है कि भाई अगर मान लो कि किसी हम एक मास m को ग्राउंड से किसी हाइट के ऊपर रखते हैं, लेट्स से कि ये अभी ग्राउंड से किसी h हाइट के ऊपर है, तो ऐसे केस में ये हमारी अर्थ है। ठीक है, तो क्योंकि इसके पास मास है तो अर्थ इसको एक फोर्स लगाएगी, और वो जो भी फोर्स होगा वो हम मानते हैं कि ये किसके बराबर होगा? mg के बराबर। ऐसे मानना नहीं है, यही होता है, mg के बराबर भी होगा। ये हम सारी चीजें ग्रेविटेशन में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। कि अगर किसी मास m वाले ऑब्जेक्ट को अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रखते हो, किसी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रखते हो, तो हमेशा उसको टूवर्ड्स दी, ध्यान से सुनिएगा, नीचे मत बोलिएगा। मैं जब भी किसी को बोलता हूं ना कि भाई ये ग्रेविटेशनल फोर्स ये mg कहां लगेगा, तो एवरी टाइम सभी यही आंसर देते हैं कि सर नीचे की डायरेक्शन। अरे भाई नीचे नहीं लग रहा है, ये कहां लग रहा है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। कम ऑन, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ये फोर्स लगता है। तो इसकी डायरेक्शन होगी ना, कभी नीचे की डायरेक्शन मत बोलिएगा, वो क्या होगी? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। वो अर्थ के सेंटर की डायरेक्शन में लगेगी, है ना। सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है? यस और नो? तो ये थोड़ा करेक्ट कर लेना, नीचे की डायरेक्शन में नहीं, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और क्योंकि हमारे लिए वो टूवर्ड्स द सेंटर, जो भी अर्थ का सेंटर है वो नीचे की डायरेक्शन में ही रहता है, इसीलिए हम बार बार यही बोलते हैं कि हाँ भाई ये फोर्स जो भी लगेगा नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अल्टीमेटली लगता कहां है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला फोर्स, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। मैकेनिक्स में पहला फोर्स ये स्टडी करेंगे हम। अगर देखोगे तो ये वायरलेस फोर्स है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की कैटेगरी में आ सकता है ना। ये हमने बताया था ना पहले लेक्चर में कि भाई फोर्स दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं, एक होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, दूसरा होता है कॉन्टेक्ट फोर्स। मतलब कि ऐसा फोर्स कि जिसमें हमें कॉन्टेक्ट करना पड़ता है उसको हम कॉन्टेक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे किसी को मुझे धक्का लगाना है, किसी को मुझे पुश करना है, ठीक है, तो ऐसे केस में कॉन्टेक्ट फोर्स होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको छोड़ दूं, ऐसे पर्टिकुलर हाइट से मैंने इसको छोड़ दिया, तो क्या ये अपने आप नीचे गया? क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लगा, और वो कौन सा लगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो वायरलेस है, नॉट कॉन्टेक्ट फोर्स है। ग्रेविटी को यहां से मतलब कि अर्थ को इसके साथ कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप लग जाएगा, है ना। तो उसको हम नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स बोलते हैं। मैंने तब एग्जांपल भी दिया था कि ऐसे तीन फोर्स हम स्टडी करेंगे। एक था ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हम आगे जाके देखने वाले हैं। यहाँ पे हमें यही देखना, हमारा एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स, मतलब मैकेनिक्स में जो भी फोर्स हम यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड में स्टडी करने वाले, बस उसको यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे कि भाई कितने कितने फोर्स ऐसे हैं जो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें से पहला आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो नॉन कॉन्टेक्ट की कैटेगरी में जाता है। उसी तरीके से एक और फोर्स आता है, दैट इज दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। उसी तरीके से एक मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट के बीच में लगना, या फिर कोई एक मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में लगने वाला फोर्स। ठीक है, तो वो भी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, तो ये है पहला फोर्स, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। हम इसको कौन सी कैटेगरी में प्लेस कर सकते हैं? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की कैटेगरी में, है ना। किसी भी मास m के ऊपर ड्यू टू द अर्थ जो भी फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम mg से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा पहला फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वाला फोर्स,
बच्चों जरा सोचो, फोर्स नंबर 2, नॉर्मल रिएक्शन। वैसे तो आपको ये पता है, लेकिन फिर भी हमें ये टॉपिक के अंदर ये सारे देखने हैं तो फटाफट देख लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन बच्चों, अगर सोचो कि मान लो कि मैंने ये मास m है, इसको यहां से छोड़ दिया, तो उसके ऊपर mg लगेगा, जिसकी वजह से वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ उसकी मोशन होगी, है ना। लेकिन जरा सोचो कि अगर मैं इसको छोड़ता नहीं हूं और यहां पे एक बेस लाके उसके ऊपर ऐसे रख देता हूं, तो अब क्या होगा, जरा देखो तो। अब क्या हुआ, क्या वो नीचे जा पाया? जैसे कि यहां पे देखो, नहीं दिखता है तो यहां पे देखो इसको। अगर मैं इसको अकेला छोड़ दूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां से इसको अकेला छोड़ दूं, ये डस्टर को, ठीक है, तो वो नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास मास m है। आप बोलोगे कि सर इसका भी मास, अरे भाई मास है इसके पास मास है, भले हल्का है लेकिन मास तो है। और आप देख सकते हो, आप देखोगे तो इसको छोड़ोगे तो नीचे ही जाएगा। अरे छोटी सी पेन होगी तो वो भी नीचे जाएगी, पेन की रिफिल होगी तो वो भी नीचे जाएगी। एक कागज का टुकड़ा ले लो, उसको छोड़ दो, तो अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दे तो वो कागज का टुकड़ा भी नीचे जाएगा, है ना। तो सबके पास मास m है तो उसके ऊपर mg लगेगा। तो मैंने जैसे इसको छोड़ दिया यहां से तो नीचे गया। लेकिन जरा सोचो कि अगर मैं इसको बीच में एक सरफेस ला दूं और उसके ऊपर छोड़ दूं, तो यहां से वो अटक गया, है ना। या फिर ऐसा समझो कि वही हाइट पे अगर मैंने नीचे कोई बेस ला के रख दिया, तो अब क्या अब वो नीचे जा पाएगा? क्या अब वो नीचे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्या mg लगना बंद हो गया? नहीं, mg तो लग रहा है, mg लग रहा है। अगर mg लगना बंद हो जाता ना, तो अगर मैं यहां से टेबल को खिसका लूं, ये बेस को खिसका लूं, तो अभी वो नीचे नहीं जाना चाहिए, वहीं का वहीं रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जैसे यहां से बेस हट गया तो अभी वापस वो नीचे चला जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यह है कि क्या इसके ऊपर mg लगना बंद हुआ? नहीं, mg तो लग रहा है। तो क्या हुआ यहां पे कि वो वहीं पे रुक गया? ऐसा क्यों हुआ? किसी पर्टिकुलर हाइट पे रुका हुआ है। सर नीचे बेस है इसलिए। हाँ, तो बेस है तो क्या हुआ? बेस ने क्या किया होगा कि वो यहां पे रुक चुका है? ऐसा क्या हुआ, जरा सोचो। तो भाई यहां पे ये हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट, इसके पास मास है, उसकी वजह से उसको जो mg लगता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ इसके ऊपर लगाती है, वही फोर्स वो इसके ऊपर, ये बेस के ऊपर ट्रांसफर करता है ना। मतलब कि ये बेस के ऊपर एक्शन देता है, ठीक है। और यही टेबल क्या करेगा, यही बेस क्या करेगा, यही बेस, क्योंकि एक्शन, न्यूटन जी ने बोला था ना NLM 3 में, क्या बोला था कि भाई हमेशा दुनिया में जो भी फोर्स का एग्जिस्टेंस है वो हमेशा एक्शन रिएक्शन पैर में ही होते हैं, अकेले फोर्स का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं यहां पे भी अगर ये जो डस्टर है वो नीचे वाले बेस के ऊपर अगर वो एक्शन दे रहा है mg जितना, तो ये बेस जो भी है ना वो डस्टर के ऊपर रिएक्शन देगा, कितना? mg के बराबर, है ना। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। एक्शन रिएक्शन पैर हमेशा सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, है ना। यही तो NLM 3 था। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है। तो हुआ क्या कि जब भी मैं ऐसे बेस बीच में ला देता हूं तो अभी ये डस्टर नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब ये कि इसका mg खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। mg तो लग रहा है, लेकिन क्या हुआ भाई, इसने mg ट्रांसफर किया किसके ऊपर? नीचे बेस के ऊपर। मतलब कि बेस के ऊपर भी mg लगेगा इसकी वजह से। इसका जो mg है वो आप समझ सकते हो ना, आप किसी चेयर के ऊपर भी बैठते हो तो क्या करते हो, आपके वेट के बराबर जो फोर्स होता है वो चेयर के ऊपर ट्रांसफर होता है। इसीलिए ज्यादा वेट वाला आदमी अगर हल्की सी फुल्के से चेयर के ऊपर बैठ जाता तो टूट जाती है, वो सस्टेन नहीं कर पाती है ना। क्यों टूट गई? क्योंकि भाई उतना वेट उसके ऊपर आ गया। हम बोलते हैं ना, आनु वजन आना ऊपर आवेगी, बस एज वस्तु है। या सुनो, क्लियर था पॉइंट? सो इसका जो वेट है वो इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया। अभी इसने इसको एक्शन के तौर पे वेट ट्रांसफर किया, तो भाई साहब इसकी भी जिम्मेदारी बनती है रिएक्शन देने की। तो ये रिएक्शन देगा इसके ऊपर जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। और ये जो रिएक्शन दे रहा है ना, आपने देखा है इसको कि जहां पे इन दोनों के बीच में कांटेक्ट हो रहा है ना, जहां पे ये ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में जहां पे कांटेक्ट है ना, वहां से वो रिएक्शन देता है। सो ये जो रिएक्शन दे रहा है ना, इट इज परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट की सरफेस देख लो, मतलब कि जहां पे ये दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं, वो सरफेस को अज्यूम करो कि हाँ इन दोनों के बीच में कुछ कांटेक्ट हुआ, तो दोनों के बीच में कुछ सरफेस होगी जहां पे दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं, है ना। तो वो सरफेस के वो फोर्स परपेंडिकुलर होगा,
इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल रिएक्शन। खैर हम इसको देख चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ा हल्का सा डिटेल में देख रहे हैं ना। तो जहां जहां पे इन दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ ना, ऐसे छोटे छोटे जहां जहां पे कांटेक्ट हो रहा है, ऐसे छोटे छोटे नॉर्मल बनेंगे, लेकिन उन सबको ऐड करके हम उसको एक ही फोर्स से दिखाएंगे। और वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, है ना। जहां पे कांटेक्ट हुआ इसको हम बोलेंगे कांटेक्ट सरफेस, जहां पे इन दोनों का कांटेक्ट हो रहा है वो सरफेस को हम बोलेंगे कांटेक्ट सरफेस, और वो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है, ठीक है। उसी को नॉर्मल रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अगर मैं वही मास m को किसी हाइट पे हूं और वहां पे बीच में क्या कर देता हूं, बीच में मैं एक सरफेस ला देता हूं और नीचे ये हमारी अर्थ है, तभी होगा क्या भाई, अर्थ की वजह से, क्योंकि इसके पास अपना खुद का मास m है, तो उसके ऊपर mg लगेगा। mg को हम वेट फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको W से डिनोट कर सकते हैं। mg को वेट फोर्स भी बोला जाए, इट इज वन काइंड ऑफ फोर्स। m इंटू एक्सेलरेशन, तो ये वेट फोर्स है ना, तो इसको हम वेट फोर्स भी बोलते हैं। तो यही क्या करेगा, यही मास m ये नीचे वाले बेस के ऊपर अपना वेट ट्रांसफर कर देगा एक्शन के तौर पे। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पे यही mg किसके ऊपर ट्रांसफर हो गया, इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया, है ना। अभी बारी आती है इसकी, भाई ये क्या करेगा, ये इसको रिएक्शन देगा। कहां रिएक्शन देगा, तो जहां ये कांटेक्ट सरफेस हुई ना, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट सरफेस हुई, ठीक है, ये सरफेस पे वो कांटेक्ट जहां हो रहा है वहां पे वो अपना नॉर्मल फोर्स लगाएगा। मतलब कि ऐसे छोटे छोटे नॉर्मल बनेंगे, ऐसे छोटे 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 छोटे, ठीक है, ये छोटे छोटे नॉर्मल बनेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको एक ही, इन सबको ऐड करके एक ही फोर्स से डिनोट करेंगे, एंड दैट इज द वन फोर्स, दैट इज नॉर्मल। क्या आपने देखा कि ये जो नॉर्मल लग रहे हैं, इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, है ना। तो हम यहां पे ये पॉइंट भी लिखेंगे, यहां पे ये पॉइंट भी लिखेंगे कि ऑलवेज n is perpendicular to the contact surface। ठीक है, so it is always perpendicular to the contact surface। जो भी सरफेस होती है ना उसके परपेंडिकुलर होता है ये नॉर्मल फोर्स, इसीलिए उसको नॉर्मल रिएक्शन बोला जाए। ये रिएक्शन के वजह से आता है, ये रिएक्शन की वजह से ये आता है ना, रिएक्शन की वजह से आया, तो इसीलिए हम इसको नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे, है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। अभी ये नॉर्मल फोर्स में ना एक और कंफ्यूजन आ जाता है। आप ना ये नॉर्मल पोजीशन को आप यही समझ लेते हो कि सर हमेशा जब भी नॉर्मल लगेगा ना तो वर्टिकली वाई डायरेक्शन में ही लगता है, ऐसा नहीं है। मैंने क्या लिखा है, इसीलिए ये पॉइंट लिखा है, ऑलवेज n इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। मतलब कि जहां पे कॉन्टेक्ट सरफेस हो रहा है ना उसके परपेंडिकुलर होगा ये नॉर्मल, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमेशा वो वर्टिकली वाई डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ही आता है, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। वो हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, तो कॉन्टेक्ट सरफेस कहां है वो ढूंढो और उसके बाद उसके परपेंडिकुलर उसको ड्रॉ करो, वहां पे होगा ये नॉर्मल फोर्स, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड अगर ये वाले केस में मुझे लिखना है ना, तो ये वाले केस में इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये वाले केस में इसका मैग्नीट्यूड होगा n इज इक्वल्स टू mg के बराबर। आपकी एनसीईआरटी की किताब में इसको नॉर्मल नहीं बोल के आर भी डिनोट किया जाता है, रिएक्शन वाला फोर्स, ठीक है। तो कैपिटल आर से भी डिनोट करते हैं हम लोग, इसको कैपिटल एन से ही डिनोट करेंगे, यही नोटेशन को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि उसमें क्या कि थियरी में कैपिटल आर चलता है और क्वेश्चन में सॉल्व करने में कैपिटल एन चलता है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम पहले से इसको कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। तो यहां पे आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो नॉर्मल फोर्स जब भी लगता है ना, तो वो फोर्स हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस होता है। दूसरा पॉइंट क्या भाई, उसका मैग्नीट्यूड ये केस में, सिर्फ ये केस के लिए, आई रिपीट, सिर्फ ये केस के लिए इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, mg के बराबर होता है। सर इसका मतलब ये है कि क्या इसका वैल्यू अलग भी हो सकता है, जी हाँ अलग हो सकता है। ये सिचुएशन ऐसी है जिसमें इसका वैल्यू mg को संभाले रखा है, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड mg के बराबर होगा, लेकिन एवरी टाइम यही हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, उसके लिए आई होप सो कि आपने ये पॉइंट नोट डाउन कर दिया है, ठीक है। जल्दी से कर दो, पोज करके ये पॉइंट को नोट डाउन कर लो, ठीक है, कर लिए। चलो एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं जहां पे आपको ये n mg के बराबर नहीं दिखेगा। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा भी। जैसा कि मान लो कि दो ब्लॉक एक दूसरे के साथ सीधे कांटेक्ट में है। मान लो दिस इज द m1 ब्लॉक
दिस इज द M2 ब्लॉक, मतलब कि ये जो पहला ब्लॉक है इसका मास M1 है, ये जो दूसरा ब्लॉक है इसका मास M2 है। ठीक है, सो इन दिस केस ध्यान से सुनिएगा, मान लो कि मैं अगर ये M1 मास को किसी एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं, मतलब कि कैपिटल F लगा दूं, क्या होगा? क्या होगा अगर मैं ये M1 मास को कैपिटल F लगाता हूं तो क्या होगा? आपको क्या लगता है? क्या सिर्फ ये M1 आगे बढ़ेगा ना? M2 थोड़ी ना आगे बढ़ेगा, M1 आगे बढ़ेगा ना। M1 आगे बढ़ा मतलब M2 बोलेगा कि भाई मेरे ऊपर तो F नहीं लगा है, जो F लगा है वो M1 के ऊपर लगा है, तो एक काम करता हूं भाई, मैं ऊपर चला जाता हूं, तू निकल जा भाई, तेरे ऊपर फोर्स लगा, मेरे ऊपर नहीं लगा है, तो मैं ऊपर हो जाता हूं, तू नीचे से निकल जा, वापिस मैं नीचे आ जाऊंगा। ऐसा करेगा ना? ऐसा ही करेगा ना M2? ऐसा करेगा नहीं भाई। क्या आपको दोनों बॉक्स साथ में चलते नजर आएंगे? सोचो, आपने अमेजोन से कुछ परचेज किया है, फ्लिपकार्ट से भी कुछ परचेज किया, दो बॉक्स आए आपके पास, दोनों खाली बॉक्स को आपने क्या किया, एक के पीछे एक के आगे दूसरा लगा दिया और ये आगे वाले बॉक्स के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, तो क्या होगा? अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट दोनों साथ में चलते नजर आएंगे, है ना? होगा ना? ये होगा। ठीक है, क्यों हुआ? आपने तो फोर्स लगा था फ्लिपकार्ट के ऊपर, अमेजोन वाला बॉक्स क्यों मोशन में आया? क्योंकि भाई ये दोनों कॉन्टेक्ट में है। अमेजोन वाला बॉक्स ऐसा थोड़ी ना बोलेगा कि यार ये तो फ्लिपकार्ट वाले बॉक्स के ऊपर लगा है, मेरे को हटना है, इसको निकल जाने देना, वापस मुझे नीचे आ जाना है। ऐसा करेगा क्या कभी? क्या कोई बॉक्स अपने आप कोई डिसीजन ले सकता है क्या? नहीं ले सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में ये होगा कि भाई दोनों साथ में चलते नजर आएंगे। आप फोर्स लगा रहे हो ये M1 मास के ऊपर, लेकिन दोनों साथ में मोशन में आएंगे। क्यों आए? क्यों आए? ऐसा क्या हुआ? फोर्स तो हमने लगा था M1 के ऊपर, लेकिन फिर भी M2 मोशन में आया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि M1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, उसमें से फोर्स ट्रांसफर हो रहा है M2 के ऊपर। कहां से ट्रांसफर हुआ? भाई देखो ना, दोनों कांटेक्ट में है। देखो ये दोनों कांटेक्ट में है, दिखा ये कांटेक्ट पॉइंट नहीं बोलते, कांटेक्ट सरफेस। सो दिस इज द कांटेक्ट सरफेस, ये दोनों की कांटेक्ट कॉमन कांटेक्ट सरफेस है। ठीक है, तो कांटेक्ट सरफेस है तो वहां पे किसका एग्जिस्टेंस हो सकता है? देखो कांटेक्ट सरफेस जब भी आती है वहां पे दो फोर्स का एग्जिस्टेंस हो सकता है, एक होता है फ्रिक्शन फोर्स एंड दूसरा होता है नॉर्मल फोर्स। खैर फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पैरेलल टू दी सरफेस लगता है, देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर जो कल का लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे उसको, फ्रिक्शन वाला फोर्स वो हमेशा पैरेलल टू दी कांटेक्ट सरफेस होता है, और हम यहां पे परपेंडिकुलर टू दी कांटेक्ट सरफेस वाले फोर्स की बात कर रहे हैं, है ना? तो यहां पे कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा फोर्स आया होगा जो M1 ने M2 को लगाया होगा, है ना? और M1 कहां से M2 के ऊपर लगा? सोचो जरा, ये दोनों ब्लॉक अगर अलग होते, ये अकेला होता और ये M2 उससे 1 किलोमीटर दूर होता और मैं M1 के ऊपर फोर्स लगाता, क्या तो दोनों साथ में चल पाते? नहीं चल पाते। लेकिन अभी दोनों कांटेक्ट में है तो क्या दोनों साथ में चलेंगे? चलेंगे। क्यों चलेंगे भाई? क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में है तो यहां पे कांटेक्ट सरफेस बनी है ना? तो M1 के ऊपर भले हमने फोर्स लगाया है M1 के ऊपर, फिर भी M1 से M2 के ऊपर कोई एक फोर्स लगेगा एंड दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल। ये दोनों का कांटेक्ट सरफेस है तो नॉर्मल फोर्स हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो ये वाले केस में नॉर्मल लगेगा यहां पे ये डायरेक्शन में, तो है ना? हमने धक्का लगाया M1 को, लेकिन वही धक्का ट्रांसफर होगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जितना धक्का लगाया उतना सेम धक्का M2 के ऊपर लगेगा, ये गलत हो जाएगा। इसके ऊपर उतना ही धक्का लगेगा कि जितना काफी होगा ये M2 को शिफ्ट करवाने के लिए, और इसके ऊपर उतना धक्का लगाना पड़ेगा वो काफी होगा M1 एंड M2 दोनों को शिफ्ट करवाने के लिए। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है ना? तो ये M1 ने लगाया M2 के ऊपर नॉर्मल, ठीक है, जिसकी वजह से M2 भी मोशन में आएगा। और उसी तरीके से क्योंकि M1 ने M2 के ऊपर एक्शन दिया है तो भाई M2 M1 के ऊपर रिएक्शन भी देगा, तो ये डायरेक्शन में उसको मिलेगा रिएक्शन, दैट इज द एंड। जितना एक्शन इसने इसको दिया उतना ही एक्शन इसने रिएक्शन M2 ने M1 को दिया। अभी ये केस में अगर मैं बोलना जाऊं कि भाई ये नॉर्मल mg के बराबर होगा तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हां ऐसा एक नॉर्मल यहां पे अभी भी लग रहा है, mg नॉर्मल तो वो तो लग ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये नॉर्मल भी एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों नॉर्मल एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये सरफेस भी नीचे जमीन के साथ कांटेक्ट में है तो इसके पास खुद का मास है, तो इसका M1g नीचे लगेगा तो उसको सरफेस ऊपर नॉर्मल लगाएगी, वो अलग होगा, है ना? वो अलग से होगा। यहां पे भी M2g तो उसको ये नीचे वाली सरफेस ऊपर लगाएगी नॉर्मल,
वो अलग से होगा। मान लो कि मैंने इसको लिखा, इसका m1g नीचे की डायरेक्शन में, सर नीचे मत बोलो, हाँ टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द अर्थ लग रहा है, तो ये नीचे वाली सरफेस ने, ये जो कांटेक्ट हुआ ना नीचे वाली सरफेस ने, इसके ऊपर एक नॉर्मल लगाया होगा जिसको मैं बोल देता हूं n1। तो एक तो ये नॉर्मल होगा, दैट इज n1 इज इक्वल्स टू m1g, है ना। उसी तरीके से यहां पे इसके ऊपर लगा होगा m2g टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, m2g, है ना। तो यही सरफेस, यही जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, यही कॉन्टेक्ट सरफेस के कारण ये नीचे वाली सरफेस ने इसके ऊपर भी एक नॉर्मल लगाया होगा, दैट इज नॉर्मल 2, लेट्स से इट इज नॉर्मल 2, एंड दैट इज ऑल्सो n2 इज इक्वल्स टू m2g। ठीक है, क्लियर है। तो ये दो नॉर्मल तो अलग है, ये तो लग ही रहे, ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है। इसके अलावा एक और नॉर्मल लग रहा है, दैट इज कैपिटल N, कि जो काफी होगा इसको धक्का लगाने के लिए, है ना। m1 m2 के ऊपर फोर्स जो भी ट्रांसफर करेगा ना, उसको धक्का लगाने के लिए, वो होगा नॉर्मल फोर्स यहां पे भी, है ना। और उसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है ना, तो उसके लिए अलग से थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, कैसे लगाएंगे? देखो ये दोनों अलग है, डोंट गेट कंफ्यूज कि नॉर्मल एक ही होता है, नहीं नहीं, जहां जहां कॉन्टेक्ट सरफेस बनती है ना, वहां वहां नॉर्मल लग सकता है, नॉर्मल वहां वहां लग सकता है ना। ये दोनों कॉन्टेक्ट में आए ना, मैंने धक्का लगाया m1 को, लेकिन उसके साथ साथ m2 भी चला। m2 क्यों चला? क्योंकि भाई m1 ने उसके ऊपर कुछ फोर्स ट्रांसफर किया। कैसे किया होगा भाई? दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट सरफेस है, और ये कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से नॉर्मल के तौर पे इसने इस एक तरीका है फोर्स लगाने का, मतलब कि m1 जो भी फोर्स लगा रहा है m2 के ऊपर, वो नॉर्मल के तौर पे लगा रहा है, और उसकी वजह से m2 भी चलेगा, और उसके साथ साथ m2 m1 के ऊपर एक और रिएक्शन वाला नॉर्मल भी प्रोवाइड करेगा, कॉन्टेक्ट सरफेस, है ना। तो चलिए पता करते हैं कि ये n की वैल्यू क्या होगी। n1 तो हमने लिख दिया, n2 भी लिख लिया ना। व्हाट अबाउट दिस n कितना होगा? चलो तो पता करते हैं कि ये n कितना होगा। तो मैंने देखा तो ये पाया कि भाई ये वाले केस में मुझे ये दिखेगा। आप सोचना दो ब्लॉक को अगर आप पुश कर रहे हो तो ऐसे केस में क्या दिखेगा आपको दोनों ब्लॉक सेम एक्सीलरेशन से जाते नजर आएंगे। होगा कि नहीं होगा? खुद भी ट्राई करके देख लीजिएगा कि आपको क्या दिखेगा। दोनों ब्लॉक सेम एक्सीलरेशन से मूव होते नजर आएंगे, होगा ना? या सुनो, मतलब कि यहां पे मैं ये देख पाऊंगा कि ऐसे केस में जब भी मैं दो ऐसे ब्लॉक कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ सीधे कांटेक्ट में, और मैं किसी एक को फोर्स लगाता हूं, तो ऐसे केस में मुझे पूरा सिस्टम ए एक्सीलरेशन से, लेट्स से कि ए एक्सीलरेशन, तो पूरी सिस्टम, ये दोनों ब्लॉक के दोनों मास को कंबाइनली हम सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। तो पूरी सिस्टम मुझे ए एक्सीलरेशन से मूव होती नजर आएगी। मतलब कि मैं ये बोल पाऊंगा कि m1 का एक्सीलरेशन कितना, ए, m2 का एक्सीलरेशन कितना, वो भी ए, पूरी सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना, वो भी ए। मतलब कि ये ए एक्सीलरेशन दोनों का गिन लो, या फिर m1 का मानो, या फिर m2 का मानो, या फिर पूरी सिस्टम का मानो, एक ही चीज होगी। सभी का एक्सीलरेशन m1 का भी इतना होगा, m2 का भी इतना होगा, और पूरी सिस्टम का भी आप ए ही बोल सकते हो, है ना। और यही होता है, दोनों कांटेक्ट में रहे। सोचो जरा कि अगर दोनों के एक्सीलरेशन में फर्क आ जाए, मतलब कि ये अगर 2 मीटर पर सेकंड से मूव होना स्टार्ट कर दे और ये 5 मीटर पर सेकंड, तो क्या ये दोनों कांटेक्ट में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। ये आगे चला जाएगा, ये पीछे आएगा, है ना। ऐसा नहीं होता है। जब भी आप किसी दो, इसके आगे और इसके आगे, और 3 4 5 जितने भी बॉक्स आपने रख दिए हो, और आप यहां से धक्का लगाना स्टार्ट करते हो, तो पूरे सारे ब्लॉक ना एक साथ सेम एक्सीलरेशन से जाते नजर आते हैं, है ना। आपने देखा होगा ये, ठीक है। तो यही हो रहा है यहां पे, मतलब कि ये एक्सीलरेशन m1 का भी गिन सकते हैं, m2 का भी, या फिर पूरी सिस्टम का बोल दो, ठीक है। यही होगा, ठीक है। अभी ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बोलने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। ये वाले केस में ध्यान से सुनिएगा भाई, ये f कितना होना चाहिए? ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूं तो वो भाई, ये f कितना होना चाहिए? तो ये f उतना होना चाहिए कि जो m1 एंड m2 दोनों ब्लॉक को एक साथ a एक्सीलरेशन से ये डायरेक्शन में शिफ्ट कर सके, उतना होना चाहिए। समझ में आया? ये f कितना होना चाहिए? ये f उतना होना चाहिए ताकि ये दोनों ब्लॉक, इसको ये f को किन किन ब्लॉक को खिसकाना है? सिर्फ m1 को? नहीं भाई, उसमें से ही तो m2 के ऊपर फोर्स जाने वाला है। मतलब कि इसी की वजह से दोनों शिफ्ट होने चाहिए। तो ये f उतना होना चाहिए ताकि ये m1 एंड m2 दोनों को साथ में a एक्सीलरेशन से मूव करवा सके, है ना। मतलब कि मैं यहां पे लिखूंगा f इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 टाइम्स a। क्लियर हुआ? ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहां से अगर मैं एक्सीलरेशन की वैल्यू पता करना चाहूं तो वो क्या हो सकती है, F अपॉन m1 प्लस m2। खैर बच्चों हमारे एनसीईआरटी में तो नहीं आएगा, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव में ये वाला फॉर्मूला पढ़ोगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद और एक ब्लॉक और एक ब्लॉक और एक ब्लॉक, मतलब 5-6 ब्लॉक दिए जाते हैं और आपको किसी दो नॉर्मल फोर्स का रेशियो निकालने को बोलते हैं, तो वहां पे पहले एक्सीलरेशन निकालना होता है। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला, खैर हम इतने डीप में नहीं जाएंगे, अब वहां पे कॉम्पिटिटिव वाले सेक्शन में आप इसको स्टडी करोगे, लेकिन मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला जरूर आपको दे दूंगा जो वहां पे भी काम आएगा। दैट इज दी नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय नेट मास। शायद इसकी इंक इतनी अच्छी नहीं है, हाँ नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये एक्सीलरेशन कितना होगा, तो ये एक्सीलरेशन होगा बच्चों नेट एक्सटर्नल फोर्स, ध्यान से सुनिएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय नेट मास के बराबर, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। जॉइंट सिस्टम में चाहे थ्रेड से कनेक्टेड हो या डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे, तो ये पूरी सिस्टम के ऊपर जो भी नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा ना, वो नेट निकाल लो, उसका वैल्यू डिवाइड बाय नेट मास, मतलब टोटल मास जितना होगा वो, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको वहां पे लगाना है, तो यहां से हमें एक्सीलरेशन मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज आवर इंटेंशन इज टू फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स मुझे पता करना है, ठीक है, कि ये नॉर्मल कितना होगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यही नॉर्मल फोर्स को पता करने के लिए हम उसको देखेंगे, ध्यान से समझेंगे कि भाई ये नॉर्मल फोर्स जो भी है वो कितना होना चाहिए। नॉर्मल फोर्स पहले तो ये समझो कि किसकी वजह से आया, m1 की वजह से, मतलब कि m1 जो भी m2 के ऊपर धक्का लगाएगा ना, वही होगा हमारा नॉर्मल फोर्स। और ये नॉर्मल फोर्स कितना होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहां पे बोला था कि ये F कितना होना चाहिए, m1 एंड m2 दोनों को a एक्सीलरेशन से खिसका सके उतना। तो उस हिसाब से देखो तो ये n कितना होना चाहिए, n किसके ऊपर लग रहा है, m2 के ऊपर, तो n उतना होना चाहिए ताकि वो m2 को खिसका सके a एक्सीलरेशन से, है ना। तो यहां पे सिंपल नॉर्मल कितना होगा, ये वाले केस में ये n वो उतना होना चाहिए ताकि वो m2 को, क्योंकि ये किसको खिसकाएगा, अगर इसके पीछे और एक ब्लॉक होता तो उसको प्लस उसको दोनों को खिसकाएगा, अगर उसके पीछे और एक होता तो इन तीनों को खिसकाता। अभी फिलहाल हमारे लिए ये m2 एक ही है, तो ये नॉर्मल उतना होना चाहिए ताकि वो ये m2 को, किसके ऊपर लग रहा है, m2 के ऊपर, ठीक है। अगर ये F m1 के ऊपर लग रहा है और वो कितना होना चाहिए, m1 m2 दोनों को a एक्सीलरेशन से खिसका सके उतना, तो उस हिसाब से n लग रहा है m2 के ऊपर, तो ये n कितना होना चाहिए, m2 को a एक्सीलरेशन से खिसका सके उतना, मतलब कि मैं इसको लिखूंगा n इज इक्वल्स टू m2a। क्लियर। एक्सीलरेशन का वैल्यू यहां से मिला होगा, आप उसको प्लेस कर दो यहां पे, तो m2 टाइम्स f डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो आप समझ सकते हो कि यहां पे ये जो नॉर्मल हमने लिखे एंड ये जो नॉर्मल लिखा, दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग है। तो कभी ये मत बोलिएगा कि सर नॉर्मल फोर्स हमेशा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। नॉर्मल फोर्स जहां जहां कॉन्टेक्ट सरफेस बन सकती है वहां वहां सरफेस के आई रिपीट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये ही नॉर्मल होते हैं, भाई ये भी नॉर्मल फोर्स ही है, जो दो कांटेक्ट दोनों सरफेस के कांटेक्ट में लग रहा है, मतलब कि ये जो कांटेक्ट सरफेस है वहां पे लग रहा है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है, ले लिया। चलिए आगे बढ़े क्या नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन, क्या समझ में आ गया, कितना याद रखना है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन में, तो भाई जो भी नॉर्मल रिएक्शन होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू दी कॉन्टेक्ट सरफेस होता है। जो नाम सजेस्ट करता है वही तो बोलता है, नाम क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, किसी सरफेस के परपेंडिकुलर होना, है ना, तो यही तो नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। एंड दूसरी चीज क्या, ये नॉर्मल की वैल्यू क्या हमेशा mg के बराबर ही होती है, नहीं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के, ठीक है। तो वो हमेशा डिपेंड करेगा सिचुएशन के, जैसे कि मैंने बताया कि इसके ऊपर लगने वाला n1 m1g के बराबर है, एक n2 भी लग रहा है वो m2g के बराबर है, और उसके अलावा एक और नॉर्मल लग रहा है जिसकी वैल्यू m2f बाई m1 प्लस m2 के बराबर है ना। तो ये बस दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो ये हमने देखा नॉर्मल रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट फोर्स की ओर जाते हैं। इसके अलावा कौन सा आ सकता है मैकेनिक्स में, नंबर 3, वो प्लेन गया ना इसलिए उसकी आवाज आई इतनी, ठीक है। चलो
सर इसका वाला फ्रिक्शन आ सकता है, वेरी गुड, लेकिन फ्रिक्शन का अलग से लेक्चर बनाएंगे, पूरा लेक्चर बनाएंगे, तो उसके लिए अभी फ्रिक्शन नहीं देखेंगे, फ्रिक्शन को बाद के लिए रखते हैं। आपके एनसीईआरटी की किताब में भी फ्रिक्शन अलग से आखिरी पॉइंट में दिया गया है ना, यही टॉपिक में नेक्स्ट सब टॉपिक बना के उसको दिया गया है। तो नेक्स्ट फोर्स हम यहां पे देखने वाले हैं, दैट इज द बोयंट फोर्स। बोयंट फोर्स बोयंट फोर्स, बच्चों ये बोयंट फोर्स क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जब भी कोई एक सॉलिड जब भी फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में आता है ना, तो आपने देखा होगा, आप ये सारी चीजें हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, वहां पे फ्लोटेशन का एक रूल आएगा, ठीक है। आप देखते हो तो ये जो हमारी नाव होती है वो क्यों पानी के अंदर तैरती है, अरे वो छोड़ो, पानी के अंदर तैरती है तो आपने देखा होगा कि वो क्या पूरी मतलब पानी के सरफेस के ऊपर होती है या फिर उसका थोड़ा सा हिस्सा पानी के अंदर भी होता है ना। तो वहां पे होता क्या है कि जब भी कोई सॉलिड जब भी फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में आता है ना, तब ये फोर्स पिक्चर में आ जाता है। ये फ्लूइड लगाता है, ये कौन लगाता है, फ्लूइड। ये भी एक कांटेक्ट फोर्स है। मैंने क्या बोला, सॉलिड जब भी फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में आता है तब ये लगता है, तब ये पिक्चर में आता है ना। तो ये भी एक कांटेक्ट फोर्स ही है, मतलब कि उसके लिए फ्लूइड का सॉलिड के साथ कांटेक्ट होना जरूरी है। कभी आपने ये एक्सपेरिमेंट किया है क्या, पानी से भरी डोल है और बाल्टी के अंदर आप हाथ ऐसे पानी के ऊपर ले जाओ और हल्के से उसके ऊपर रख दो, ठीक है, उसको डुबाना नहीं है, हल्के से ऊपर रखो और फिर ऐसे 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 करो। आप देखोगे तो आपका हाथ है ना वो तैरता नजर आएगा, है ना, ऐसा हल्का सा, और तब आपको फोर्स जैसा भी कुछ महसूस होगा, नीचे से पानी कुछ आपके ये हाथ की ये वाली सरफेस के ऊपर कुछ फोर्स लगाता नजर आएगा। बस वही होता है बॉयंट फोर्स, ठीक है, वही होता है बॉयंट फोर्स। तो मैं बोलूंगा कि ये बॉयंट फोर्स क्या है, बॉयंट फोर्स क्या होता है, तो भाई फ्लूइड की वजह से सॉलिड के सरफेस कांटेक्ट सरफेस के ऊपर लगने वाला फोर्स बॉयंट फोर्स होता है। इसकी डिटेल चर्चा हम कहां पे करेंगे, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्योंकि हमें ये टॉपिक है तो उसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आता है बॉयंट फोर्स। नॉर्मली कब अप्लाई होता है, तो पहले तो उसका लिख लेते हैं कि बॉयंट फोर्स किसको बोलते हैं, फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड on solid when solid comes in contact with fluid। ठीक है, तो ये वाले केस में जब भी कोई सॉलिड बॉडी जब भी फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में आती है, तो ऐसे केस में ये जो बॉयंट फोर्स होता है ना, ये क्या होता है, इट इज अप्लाइड बाय द फ्लूइड ऑन द सॉलिड व्हेन सॉलिड कम्स इन द कांटेक्ट, ठीक है, इन कांटेक्ट विद द फ्लूइड, ठीक है। तो तब जो कांटेक्ट सरफेस बनती है ना, उनके बीच में जो कांटेक्ट होता है, तो वहां पे फ्लूइड उसके ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है, वो कुछ फोर्स लगाता है, वही होता है बॉयंट फोर्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बोला कि एक एग्जांपल ऐसे करना, आप एक्सपेरिमेंट करना। मान लो कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, लकड़े का टुकड़ा है, ठीक है, एक लकड़े का टुकड़ा है, मैंने इसको पानी में फेंक दिया, तो कुछ ऐसा होगा, ऐसी हालत होगी। मान लो कि इसका मास m है, ये पानी है, ठीक है। तो क्या आपने एक चीज नोटिस की कि इसका इतना हिस्सा आप देखोगे तो आप पाओगे कि भाई इसका इतना हिस्सा जो भी है ना, वो डूबा हुआ है, पानी के अंदर है ना, इतना हिस्सा, इतनी डेप्थ देखो इसकी इतनी लेंथ ना पानी के अंदर डूबी हुई है ना, इतनी लेंथ। तो होता क्या है कि जब भी कोई सॉलिड अगर हम पानी के अंदर फेंकते हैं, तो होता क्या है कि भाई वो जब भी पानी के अंदर फेंकते हैं, तो हो सकता है कि वो मास उतना ज्यादा ना हो, तो ऐसे केस में वो पूरा नहीं डूबता है। पूरा नहीं डूबेगा तो क्या होगा, उसका थोड़ा सा हिस्सा डूबेगा, थोड़ा सा हिस्सा डूबा हुआ रहता है ना। और उसकी वजह से होता क्या है, क्योंकि भाई इसको अगर इतने हिस्से को डूबना है, तो उसके लिए उसको फ्लूइड को हटाना पड़ेगा वहां के, ठीक है। मतलब जितना हिस्सा डूबा है ना, उतने वॉल्यूम जितना पानी हटेगा वहां से, ठीक है। अभी पानी हटा, किसी ने उसको हटाया, तो वो क्या करेंगे, सब साथ मिलके इसके ऊपर नीचे से फोर्स लगाएंगे कि भाई तू क्यों बीच में आया, हम लोग यहाँ पे, ये हमारी जिंदगी थी, हमारी दुनिया थी, वहां पे तूने आके ये क्यों किया, या सुनो। तो भाई ऐसे केस में जो भी हटा हुआ फ्लूइड होता है ना, वो सारे इकट्ठे होके, मतलब कि जितने फ्लूइड हटते हैं उतना वॉल्यूम वाला फ्लूइड साथ मिलके इसके ऊपर फोर्स लगा देता है।
वही होता है बॉयंट फोर्स। क्लियर हुआ? जिसको हम FB से डिनोट करते हैं, जिसको हम FB से डिनोट करते हैं। अभी के लिए इतना समझ लो कि भाई वो कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यू जो भी होगी वो कैलकुलेट करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो कि भाई वो कितना हो सकता है। तो भाई जितना ये डूबेगा, जितना ये डूबेगा, जितना पोर्शन ये डूबेगा, उतने वॉल्यूम का जो भी फ्लूइड है वो इसके ऊपर जो भी फोर्स लगेगा उतना होता है ना, उतना, उसी को बॉयंट फोर्स बोलते हैं। तो कितना हो सकता है? तो भाई कौन इसको डुबाएगा जरा सोचो तो भाई इसको mg डुबाएगा, mg इसको डुबाएगा। अभी जितना mg होगा उस हिसाब से वो डूबेगा। लकड़े का टुकड़ा है तो वो हल्का है तो उतना नहीं डूब पाएगा, जितना डूबेगा, जितना डूबा हुआ होगा उतना डूबेगा। या सुनो, तो उसको डुबाएगा कौन? mg, है ना। तो mg डुबाएगा, तो जितना डूबा है, कौन डुबाया? mg, उसके बराबर बॉयंट फोर्स है। यही होता है फ्लोटेशन का रोल। ठीक है, ये इसको हम फ्लोटेशन का रूल बोलते हैं या फिर फ्लोटेशन का लो बोलते हैं। फ्लोटेशन, लो ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, मतलब कोई बॉडी क्यों फ्लोट करती है, तो ऐसे टाइम पे हुआ क्या होगा, तो ये हुआ होगा कि जो उसको डुबा रहा है ना, उसके बराबर यहाँ पे एक बॉयंट फोर्स लगा दिया फ्लूइड ने, तो इसकी वजह से वो बॉडी वहां पे स्टेबल हो गई, है ना। अगर मैं बोलूं कि इसको नीचे mg लग रहा है और यहां से वही जितना खिसका है फ्लूइड, क्योंकि ये बॉडी थोड़ी तो डूबेगी ना, थोड़ा हल्का सा डूबेगी, मतलब एग्जैक्ट पानी के सरफेस के ऊपर तो कोई तैर नहीं सकता ना, थोड़ा तो उसका पोर्शन डूबेगा। तो उसका जितना डूबा है उसकी वजह से जो फ्लूइड हटा है वो वापिस यहाँ पे उसके ऊपर जो कोई फोर्स लगाएगा जिसकी डायरेक्शन होगी ये डायरेक्शन में, तो कहीं ना कहीं ये FB mg को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। और वो कैंसिल होने के कारण वो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स इन y डायरेक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और उसकी वजह से वो बॉडी तैरती नजर आएगी। समझ में आ रहा है? तैरने के लिए ये बहुत ही जरूरी है, ये दोनों सेम होने चाहिए। आप इसको लिख सकते हो फर्दर, इट इज नथिंग बट वेट मास के बराबर, वेट फोर्स के बराबर होना चाहिए। ये बॉयंट फोर्स अगर वेट फोर्स के बराबर है तो वो बॉडी नहीं डूबेगी, तैर रही है। अगर उससे कम है तो भी तैरेगी। लेकिन अगर मान लो कि ये FB अगर वेट फोर्स के बराबर है तो तैरती है। FB अगर वेट फोर्स से ज्यादा है, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन ज्यादा है तो तब भी वो तैरती ही है। लेकिन अगर FB वेट फोर्स से कम है, मतलब कि फ्लूइड उतना फोर्स नहीं लगा सकता है, जैसे कि लोहे का एक पत्थर हमने मान लो कि लोहे का मार्बल है हमारे पास, आयरन मार्बल है, उसको हमने छोड़ दिया पानी के अंदर, तो क्या होगा? क्या होगा? तो ऐसे केस में होगा क्या कि उसका जो W है ना वो ग्रेटर देन हो जाएगा FB से। वो पत्थर इतना सा है, उसकी वजह से जितना फ्लूइड खिसकेगा, ठीक है, वो खिसका हुआ फ्लूइड जितना फोर्स लगा सकते हैं उससे तो उसका वेट मास ज्यादा हो जाएगा, वेट फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे केस में वो डूब जाएगा, इसीलिए वो डूबता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? इसीलिए वो डूबेगा। क्लियर हुआ? तो ये सारे फ्लोटेशन के रूल ना वो हम वहां पे देखेंगे, लेकिन ये फोर्स हम पढ़ने वाले दैट इज द बॉयंट फोर्स, इसको बोला जाता है बॉयंट फोर्स। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, डिटेल में चर्चा फ्लूइड मैकेनिक्स में करेंगे। अभी के लिए ये लेक्चर के लिए इतना समझ लो कि ये होता है बॉयंट फोर्स। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट फोर्स देखने वाले हैं बच्चों हम लोग, ले लिया आपने? चलो नेक्स्ट फोर्स हम यहां पे क्या देखने वाले हैं? तो भाई टेंशन फोर्स, टेंशन वाला फोर्स। मतलब सर टेंशन देता है ऐसा फोर्स? नहीं, ऐसा नहीं, ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखने वाले नंबर 4, दैट इज टेंशन फोर्स। अभी ये कब पिक्चर में आता है उसका एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरे पास ये एक ब्लॉक है जिसका मास m1 है। मान लो मेरे पास ये एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मास लेट से m2 है। ठीक है, ये जो नीचे वाली सरफेस है ना वो फ्रिक्शन लेस है। अभी के लिए ऐसा अज्यूम कर लो कि इट इज द फ्रिक्शन लेस सरफेस। ठीक है, और ये दोनों ना एक दूसरे के साथ किसी थ्रेड से बंधे हुए हैं, किसी थ्रेड से बंधे हुए हैं। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं, ये m1 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूं, ये डायरेक्शन, मतलब कि मैं m1 को खींचने वाला फोर्स लगा रहा हूं, खींचने वाला, पुश करने वाला नहीं, खींचने वाला फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है ना, दिख रहा है ना? ओके, क्लियर है। हाँ, ये टेंशन फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल T। इसको कैपिटल T से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में होगा क्या, आपने तो खींचा किसको? m1 को। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ क्या m2 भी खींचा चला आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, अगर m1 के साथ साथ m2 भी खींचा चला आ रहा है तो ऐसे केस में भी आपको वो कनेक्टेड सिस्टम के केस में जैसा दिखता था ना कि भाई दोनों ब्लॉक साथ में सेम एक्सेलरेशन से चलते नजर आएंगे, ऐसा ही यहां पे भी होगा। आपको ये दोनों ब्लॉक ना सेम एक्सेलरेशन से ये डायरेक्शन में मूव होते नजर आएंगे, मतलब कि इसका भी एक्सेलरेशन इतना, इसका भी एक्सेलरेशन इतना, और पूरी सिस्टम का एक्सेलरेशन वही रहेगा। तो हमने तो खींचा m1 को, तो भाई m2 को किसने खींचा होगा?
ये तभी हो सकता है जब दोनों बंधे हुए होंगे थ्रेड से, है ना। तो सोचो जरा कि M2 को किसने खींचा होगा, कोई तो होगा जिसने M2 को खींचा, क्योंकि हम यहाँ पे पुश करने वाला फोर्स नहीं लगा सकते। जरा सोचो कि अगर मैं ये M1 को पुश करूं, ठीक है, और वो M1 की वजह से M2 मोशन में आया, तो भाई पहले तो M1 अकेला मोशन में आएगा और यहां से इसके साथ आके जुड़ जाएगा, इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, और फिर हम जैसे आगे और पुश करते जाएंगे तो ऐसे केस में ये दोनों कनेक्टेड सिस्टम, जैसे आगे नॉर्मल वाला जो फोर्स देखे गए इस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहां पे हम पुश नहीं करने वाले, यहां पे हम इसको खींचने वाले हैं। तो जैसे मैं इसको खींचूंगा तो क्या होगा, M1 तो मोशन में आया, लेकिन उसके साथ साथ M2 भी आया, तो M2 को किसने खींचा, M2 को ये थ्रेड ने खींचा। हम बोलते हैं कि भाई रस्सी ने उसको खींचा। अभी आप साइंस के बच्चे हो, फिजिक्स पढ़ते हो, तो यहां पे अभी ऐसा मत बोलो कि भाई ये रस्सी ने खींचा। कोई भी ऑब्जेक्ट तब मोशन में आता है जब उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं हो, है ना। मतलब कि इसको मोशन में लाने वाला कौन है, फोर्स है। और वो फोर्स कौन सा होगा, थ्रेड के अंदर। थ्रेड ने खींचा नहीं, थ्रेड के अंदर जो फोर्स यहां पे एक्ट कर रहा है ना, उसने M2 को खींचा। और वो कौन सा होता है बच्चों, टेंशन फोर्स। उसको क्या बोला जाता है, टेंशन फोर्स। जरा देखना, जब दोनों ब्लॉक मोशन में होंगे ना, तब आपको दिखेगा कि बीच वाली जो थ्रेड है ना, वो फुल टेंशन में होगी, खींची हुई, पूरी खींची हुई होगी। शायद ऐसा हो जाए कि भाई अगर इसका मास ज्यादा है और इसका कम है, और फिर आप जोर से उसको खिसकाने की कोशिश करते हो और यहाँ पे फ्रिक्शन भी ज्यादा है, तो ऐसे केस में ये थ्रेड बीच में से टूट भी सकती है ना। ये तब होगा जब फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा और इसका मास भी ज्यादा होगा। अभी फ्रिक्शन और मास का क्या रिलेशन है वो देखेंगे फ्रिक्शन वाले पॉइंट में, है ना। अभी नहीं देखेंगे, अभी इतना ही डिस्कस करेंगे। तो क्या ये पॉइंट समझ में आया। तो ये किसने इसको M2 को खींचा, टेंशन ने खींचा, है ना। तो टेंशन इसको खींच रहा है, तो टेंशन की वजह से ये M2 खींचा। अगर ये थ्रेड नहीं होती तो भाई ये M2 नहीं खींच सकता था। हम सिर्फ इसको खींचते, हैप्पीली ये चलता, ये नहीं चलता क्योंकि इसके साथ कोई कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन हाँ, ये इनडायरेक्टली कांटेक्ट में हो गया। अभी थ्रेड जैसे हमने दोनों को थ्रेड से बांध लिया, तो नाउ बोथ आर इनडायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो दोनों इनडायरेक्टली कांटेक्ट में आ गए। तो अब हम जैसे इसको F से खींचेंगे M1 को, तो इसके साथ साथ टेंशन, थ्रेड में आने वाला टेंशन, क्योंकि थ्रेड भी खींचेगी, थ्रेड के अंदर पूरा टेंशन आ जाए, फुल टेंशन में होगी, और ये थ्रेड के अंदर जो फोर्स एक्ट कर रहा है ना, वो M2 को खींचेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। चलो, तो अभी यहां पे आपको 2 पॉइंट याद रखने कि भाई पहले तो एक थ्रेड के अंदर सिर्फ एक ही टेंशन एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। कभी भी एक थ्रेड के अंदर दो अलग अलग टेंशन वाले फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये हमेशा ध्यान रखो। तो हम यहां पे एक पहला पॉइंट ये बनाएंगे, इन वन थ्रेड ओनली वन टेंशन फोर्स एग्जिस्ट, ठीक है। एक थ्रेड के अंदर सिर्फ एक ही टेंशन फोर्स एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, टेंशन फोर्स हमेशा अवे टू द कांटेक्ट पॉइंट होता है। इट एक्ट्स ऑलवेज अवे टू द कांटेक्ट पॉइंट। मतलब कि अगर कहीं पे भी आपको टेंशन वाला फोर्स दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे कि मैं M1 की बात करूं, तो देखो ये थ्रेड M1 के साथ कनेक्टेड है, तो इसका थ्रेड का ये M1 मास के साथ कोई कांटेक्ट बना होगा, ये इसको हम बोलेंगे कांटेक्ट पॉइंट। तो जब भी आप M1 से देखते हो तो ये टेंशन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में दिखेगा, तो भाई जहां पे कांटेक्ट बना ना वहां पे आ जाओ और देखो थ्रेड कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, ये डायरेक्शन में। मतलब कि कांटेक्ट पॉइंट यहां पे है, तो अवे टू दी कांटेक्ट पॉइंट, मतलब कि M1 से देखोगे तो ये टेंशन ये डायरेक्शन में दिखेगा, अवे टू दी कांटेक्ट पॉइंट। और अगर मुझे M2 से देखना है तो मैं यहां पे चला जाऊंगा M2 के पास, यहां पे देखो इसका कांटेक्ट बना है यहां पे, दिस इज द कांटेक्ट पॉइंट। अभी यहां से देखो कि थ्रेड कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, ये डायरेक्शन में। टेंशन हमेशा अवे टू दी कांटेक्ट पॉइंट लगता है, तो यहां से M2 से देखोगे तो आपको टेंशन फोर्स ये डायरेक्शन में दिखेगा। क्लियर हुआ। तो हमेशा 2 पॉइंट याद रखो, एक तो एक थ्रेड के अंदर सिर्फ एक ही टेंशन एग्जिस्ट कर सकता है, एंड दूसरी चीज तो भाई टेंशन हमेशा अवे टू दी कांटेक्ट पॉइंट लगता है। कहीं पे भी दिखाना हो कांटेक्ट करो, M2 से देख रहे हो तो आपको अवे टू दी कांटेक्ट पॉइंट टेंशन ये डायरेक्शन में दिखेगा,
और अगर आप m1 से देख रहे हो तो आपको यही टेंशन फोर्स अवे टू द कॉन्टेक्ट पॉइंट मतलब कि ये डायरेक्शन में दिखेगा, ये आपको ध्यान में रखना है ना। और अगर मैं चाहूं कि भाई ये टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, अगर मुझे वो पता करना है तो बड़ी आसानी से मैं इसको पता कर सकता हूं। कैसे पता कर सकता हूं, तो ध्यान से देखिएगा। क्या मैंने ये मान लिया कि पूरी सिस्टम ए एक्सीलरेशन से जा रही है? जी हाँ। क्या मैंने फोर्स सिर्फ m1 के ऊपर लगाया था? जी हाँ। लेकिन वो कितना होना चाहिए? जैसे मैंने वहां पे बोला था ये फोर्स कितना होना चाहिए, तो भाई ये फोर्स उतना होना चाहिए ताकि ये m1 एंड m2 दोनों को ए एक्सीलरेशन से लेफ्ट हैंड साइड वाली डायरेक्शन में खिसका सके, है ना। तो इतना ये फोर्स होना चाहिए। तो मैं पहले लिखूंगा F इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, m1 एंड m2 दोनों को ए एक्सीलरेशन से खिसका सके। मतलब कि मैं इसको लिखूंगा m1 प्लस m2 टाइम्स ए। ठीक, तो यहां से क्या मुझे एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी? जी हाँ, ए इज इक्वल टू क्या आएगा, F अपॉन m1 प्लस m2। आप चाहो तो वो वाला फॉर्मूला यहां पे लगा सकते हो, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय नेट मास। यही होता है सिस्टम का एक्सीलरेशन। ठीक है, तो मुझे तो यहां पे क्या पता करना है, मुझे यहां पे ये पता करना है कि भाई यहां पे टेंशन कितना होगा। ठीक है, तो अभी सोचो यार, इसको कौन खींच रहा है? टेंशन T। थ्रेड से बंधा हुआ तो थ्रेड के अंदर जो टेंशन वाला फोर्स होगा वो इसको खींच रहा है ना। तो m2 को खींचेगा टेंशन, और ये टेंशन कितना होना चाहिए? सोचो, ये टेंशन उतना होना चाहिए ताकि वो सिर्फ m2 को ए एक्सीलरेशन से खिसका सके। तो बात खत्म। तो ये T इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, m2 टाइम्स ए। मतलब कि मैं इसको फर्दर लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट m2 टाइम्स F अपॉन m1 प्लस m2, है ना। इजी है ना। तो इस तरीके से हम ये टेंशन भी निकाल सकते हैं। अभी आपको ऐसे एक और थ्रेड लगा दी जाए, यहाँ पे m3 ब्लॉक लगा दिया जाए तो वो भी आसान है, उसको लिखना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये हो गया टेंशन की बात। तो टेंशन हमेशा 2 पॉइंट याद रखो यहाँ पे, इन वन थ्रेड ओनली वन टेंशन फोर्स इज एग्जिस्ट। दूसरी चीज, इट एक्ट्स ऑलवेज अवे टू दी कॉन्टेक्ट पॉइंट, मतलब कि जहां पे कॉन्टेक्ट पॉइंट बना वहां से अवे टू दी कॉन्टेक्ट पॉइंट ये टेंशन लगता है। ठीक है, मैं समझा देता हूं। अगर 3 मास वाली सिस्टम होती है तो वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से देखिए, ये हो गई थ्रेड, और यहां पे मान लो कि ये हो गया हमारा तीसरा मास, ये हमारी सरफेस है। ठीक है, तो यहां पे चेंज क्या आएगा, तो भाई चेंज यहां पे कितना आएगा, तो भाई यहां पे हमने T माना है तो यहां पे हमें एक और टेंशन T डैश मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 2 अलग अलग थ्रेड है तो 2 थ्रेड बदल चुकी है। तो अगर 2 थ्रेड बदल चुकी है तो यहां पे जो टेंशन एग्जिस्ट करता है उससे अलग टेंशन यहां पे एग्जिस्ट करेगा, है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, तो यहां पे मान लिया कि ये थ्रेड के अंदर T डैश टेंशन है, तो यहां से देखोगे तो m2 ब्लॉक से देखोगे तो T डैश कौन सी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में। लेकिन m3 से देखोगे तो अब ये T डैश कौन सी डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन में होगा, अवे टू दी कॉन्टेक्ट पॉइंट, है ना। तो अभी इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल F अभी कितना हो सकता है, m1 प्लस m2 प्लस m3 के बराबर, है ना। तो ये प्लस m3 नेट फोर्स अपॉन नेट मास के बराबर। ठीक है, चलो तो अभी T भी बदलेगा भाई, T की वैल्यू भी बदलेगी। ध्यान से देखो, T की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ध्यान से देखो। तो यहां पे ये T कितना होना चाहिए, तो भाई सोचो और पूछो, ये क्वेश्चन भी पूछो कि भाई T कितना होना चाहिए, अपने आप को पूछो T कितना होना चाहिए। तो T उतना होना चाहिए ताकि वो m2 एंड m3 दोनों को खिसका सके ए एक्सीलरेशन से। F कितना होना चाहिए, m1 m2 m3 तीनों को खिसका सके ए एक्सीलरेशन से। तो T कितना होना चाहिए, T के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये दोनों को खींचने की, है ना। तो T होना चाहिए m2 एंड m3 दोनों को खिसका सके ए एक्सीलरेशन से। तो अब मेरे लिए ये वाले केस में T होगा m2 प्लस m3 टाइम्स ए। मतलब कि मैं इसको लिखूंगा m2 प्लस m3 इंटू F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई मुझे पूछे कि भाई यहां पे T डैश कितना होना चाहिए, तो सोचो जरा T डैश कितना होना चाहिए, तो T डैश उतना होना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, m3 को खिसकाने की, है ना। इसके पीछे और कोई ब्लॉक तो है ही नहीं। तो T डैश उतना होना चाहिए कि वो m3 को खिसका सके ए एक्सीलरेशन से। तो ये हो जाएगा T डैश इज इक्वल्स टू m3 टाइम्स ए। तो ये हो जाएगा m3 इंटू F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये हो गई टेंशन की बात। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आप चाहो उतने ब्लॉक यहां पे लटका दो, आराम से आप उसका फोर्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट टेंशन फोर्स। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़ सकें। जल्दी से ले लो, वीडियो को पॉज करो, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो आज के लिए आखिरी फोर्स, लास्ट फोर्स, दैट इज नंबर 5। ठीक है, चलो, दैट इज द स्प्रिंग फोर्स।
दैट इज द स्प्रिंग फोर्स। चलो, वैसे तो उसकी भी चर्चा हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में, वर्क एनर्जी पावर में, लेकिन अभी यहां पे हमें ये टॉपिक में डिस्कस करना है तो हम जल्दी से इसको कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो आ जाओ, उसकी बात भी कर लेते हैं यहां पे। स्प्रिंग फोर्स नंबर 5, आज के लेक्चर के लिए आखिरी फोर्स, ठीक है, होपफुली। स्प्रिंग फोर्स, जिसको अगर आप डिनोट करना चाहते हो तो आप इसको एफ से डिनोट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी नॉर्मली हम इसको एफ से ही डिनोट करते हैं, लेकिन अभी के लिए स्प्रिंग फोर्स है इसलिए हम इसको एफ से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, होता क्या है, क्या आपने कभी देखा है ये चीज? आपने अगर नोटिस की होगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा। मान लो कि ये एक दीवार है, इसके साथ मैंने एक स्प्रिंग को बांधा हुआ है, ठीक है, और इसके साथ मैंने एक ब्लॉक लिया है एम मास का। मान लो ये जो नीचे वाली सरफेस है ना, ये वाली सरफेस वो फ्रिक्शन लेस है, वो फ्रिक्शन लेस सरफेस है, मतलब कि यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में अभी ये इक्विलिब्रियम है, मतलब कि ओरिजिन के ऊपर है, शांति से पड़ी हुई है, ठीक। चलो अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं एक्सटर्नल एजेंट बन के इसके ऊपर एक फोर्स लगा देता हूं। कौन सा फोर्स? ये डायरेक्शन में, ठीक है। मैं इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींच लेता हूं, मतलब ऐसे पकड़े, खींच लिया, हल्का सा खींचा, छोड़ दिया, ठीक है। क्या किया मैंने? इसको यहां से हल्का सा खींचा, छोड़ दिया, ठीक। तो यहां से जैसे ही मैं इसको हल्का सा पकड़ के खींच के छोड़ देता हूं, तो मान लो कि अभी इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट नजर आया मुझे, मतलब कि अभी अवस्था कुछ ऐसी होगी, ये स्प्रिंग थोड़ी खींच जाएगी, खींची हुई दिखेगी आपको, और ये जो मास m है वो अभी आपको यहां पे शिफ्ट हुआ नजर आएगा। मान लो मैं, ये ओरिजिन पॉइंट था जहां पे पहले था, और अब उसको मैंने खींचा है कहां तक? लेट से x तक। अभी उसकी पोजीशन क्या हुई? ओरिजिन से x, इतना खींच के छोड़ दिया। सोचो जरा क्या होगा, सोचो जरा क्या होगा। सर ये मास वापिस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। वो मास वापिस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। क्यों आया? क्यों वो अपनी पोजीशन पे आया? भाई कोई ने तो इसको फोर्स लगाया होगा, क्योंकि फिजिक्स में अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप मोशन में देखते हो और वो मोशन ऐसी हो कि जो कांस्टेंट वेलोसिटी वाली नहीं हो, ठीक है, कांस्टेंट एसिलरेशन वाली हो, या फिर एसिलरेशन जैसा दिख रहा हो, यहां पे भी एसिलरेशन होगा, ये पूरी कहानी ना ऐसे चलेगी, फिर वापिस यहां से, फिर वापिस यहां से, फिर वापिस यहां से, फिर वापिस यहां से, मतलब कि ये एसएचएम करता नजर आएगा अल्टीमेटली। अगर मैं बोलूं तो ये कंडीशन एसएचएम वाली होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रिक्शन 0 माना है, लेकिन वो बात हम ऑसिलेशंस एंड वेव में करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो कि आपको इतना तो समझ में आता है कि भाई मैंने यहां से इसको हल्का सा, थोड़ा सा, ये एक्स बहुत ही छोटा होगा, किलोमीटर जितना लंबा नहीं होगा, नहीं तो स्प्रिंग अपनी जो इलास्टिसिटी है वो खो देती है। स्प्रिंग को एक्चुअल में कंप्रेस किया जाता है और फिर रिलीज किया जाता है ना। स्प्रिंग का मेन रोल जो भी है तो खींचने वाला नहीं, रबर बैंड खींचा जाता है, उसको कंप्रेस करने का मतलब नहीं। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हल्का सा खींचेंगे। तो मैंने जब भी इसको खींचा ना, तो मैंने क्या देखा, मैंने जो डिस्प्लेसमेंट का वो हल्का सा था, थोड़ा सा, ठीक है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मैंने इसको करवाया। तो जब भी मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट करा तो मैंने देखा कि भाई जैसे मैं इसको छोड़ता हूँ, ऐसे पकड़ के मैंने इसको एफ फोर्स लगाया, इसको यहाँ तक डिस्प्लेस किया, ओरिजिन से इतना एक्स, जैसे छोड़ा तो वो वापस यहाँ पे आ जाएगा। अभी जरा सोचो कि फिजिक्स तो ये बोलता है कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट एसेलरेशन से आता है, ठीक है, एसेलरेशन से आता है और ऐसे केस में वो वापस आ गया, मतलब कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर फोर्स लगा होगा। कौन सी डायरेक्शन में? भाई मैंने तो लगाया था ये डायरेक्शन में और ये आया ये डायरेक्शन, जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो वापस वो अपनी पोजीशन पे आ गया। ऐसे स्प्रिंग में नहीं, आप रबर बैंड में देख सकते हो, रबर बैंड को आप खींचते हो और जैसे छोड़ते हो तो वापस आ जाता है। तो कोई तो एक ऐसा फोर्स होना चाहिए कि जो आपके फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगा होगा, है ना। तो जी हाँ, यहां पे एक फोर्स तो लगा हुआ होगा। कौन सा फोर्स होगा? भाई स्प्रिंग की वजह से, क्योंकि ये अगर ये ऑब्जेक्ट स्प्रिंग के साथ बंधा नहीं होता तो ये मास वापस नहीं आ पाता। लेकिन ये आया किसकी वजह से? स्प्रिंग की वजह से, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। और वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप अपनी मूल पोजीशन से हटाते हो तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है ना। तो कहीं ना कहीं स्प्रिंग के अंदर एक ऐसा फोर्स एक्ट कर रहा है जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। वो लगता है एफ जो आपने लगाया ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो फोर्स होगा वो एक्सटर्नल फोर्स के हमेशा अपोजिट होगा। अगर आप इसको कंप्रेस करोगे तो तब एफ एस राइट हैंड साइड में लगेगा, है ना। आप कंप्रेस करोगे तो भी स्प्रिंग रिलीज होगी, आप इसको हल्का सा खींचोगे तो भी वो वापस मूल पोजीशन पे आएगी। तो दोनों केस में अगर मैंने फोर्स एक्सटर्नल ये डायरेक्शन में लगा तो एफ एस ये डायरेक्शन में लगेगा।
और अगर मैंने ये ब्लॉक को कॉम्प्रेस किया, मतलब कि मैंने फोर्स लेफ्ट हैंड साइड वाली डायरेक्शन में लगाया, तो ये स्प्रिंग क्या करेगी, एक्सपांड होगी, मतलब कि तब एफएस राइट हैंड साइड वाली डायरेक्शन में लगा। मतलब कि एवरी टाइम आपने देखा ये चीज, आपने ये नोटिस किया कि एवरी टाइम जब भी एफएस पिक्चर में आता है तो वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट पिक्चर में आता है ना। और इसी को देख के हुक जी ने एक रूल दिया था। खैर ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने ही वाले हैं, लेकिन फिर भी अभी के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे डिस्कशन किया है तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो हुक जी ने बताया था कि ये जो एफएस होता है ना बच्चों, ये एफएस हमेशा प्रपोजनल होता है एक्स के। मतलब कि आप जितना डिस्प्लेसमेंट करवाते हो ना, जितना उसको खींचते हो, उतना ही वापस वो आएगा। मतलब कि ये फोर्स इतना होगा कि वो उसको वापस वही पोजीशन पे लेके आए, ठीक है। ये फोर्स इतना होगा, मतलब कि ये सीधा एफ एस एक्स के प्रोपोर्शनल। आप जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कराओगे उतना ज्यादा फोर्स एक्ट करेगा। सीधी सी बात है, उसको वापस यहां तक तो लाना है ना। तो जितना डिस्प्लेस करवाते हो उतना फोर्स लगेगा, ताकि वो वापस उसको रिवर्स डायरेक्शन में उतना डिस्प्लेसमेंट करवा के आ सके, है ना। क्लियर हुआ। लेकिन ये फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन का होगा। तो मैं यहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी को निकालने के लिए कांस्टेंट मान लेता हूं। लेट्स से इट इज के, के इज द कांस्टेंट, ठीक है। तो के इंटू एक्स के बराबर होगा, लेकिन यहां पे मैं लगाऊंगा माइनस साइन। ये माइनस साइन किस लिए, क्योंकि ये एफ एस जो भी लगता है वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के अपोज में लगता है, ठीक है। तो ये एक्स किसने करवाया होगा, ये इतना डिस्प्लेसमेंट किसने करवाया, एक्सटर्नल एजेंट है। कोई एक्सटर्नल आया होगा, जैसे कि मैं इसको ऐसा हल्का सा खींचा और छोड़ा, तो मैंने इसको एक्स जितना डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो ये जो एफ एस लगेगा वो ये एक्स से अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करवाने वाला होगा, इसीलिए हम यहाँ पे साइन क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो ये होता है स्प्रिंग का फोर्स, जो हमेशा माइनस के एक्स के बराबर होता है। ये किसने बताया था, हुक जी ने बताया था। इसको हुक्स लॉ भी बोला जाता है। यहां पे ये जो के है ना, ये के को बच्चों बोला जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, जिसका यूनिट निकल के आता है न्यूटन पर मीटर। ये उसका यूनिट है, लेकिन अभी इसको डिस्कस नहीं करना है हमें, ये नेक्स्ट चैप्टर के लिए छोड़ो इसको। सारी एनर्जी वगैरह सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया, स्प्रिंग फोर्स। तो ये एक हो गया स्प्रिंग फोर्स। तो हमने टेंशन वाला फोर्स भी देखा, स्प्रिंग फोर्स भी देखा। एक फोर्स अभी बाकी है, दैट इज द फ्रिक्शन, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि पूरा लेक्चर उसके ऊपर चलेगा, ठीक है। तो ये हो गई बात कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, जिसमें एक रिमेनिंग है, दैट इज द फ्रिक्शन। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एंजॉय योर डे, बाय।